गुड मॉर्निंग भैया बहनों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन और टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब कुछ इसके लॉज हैं। तो पहला है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भैया बहनों, जो इसमें मुख्य चीज ये है, ये जस्ट सपोज दैट द डायरेक्शन इज अप्लाइड फोर्स, वेट, reaction, normal reaction force and ये है the direction of force of friction, static friction। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किन फैक्टर पर डिपेंड है? तो जो मुख्य चीज ये है कि इसका वेट जितना ही, बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो उसको पुश करने में हमको उतना ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि जो एफएस है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, अब ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस अब ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए तो एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर एक जो इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, आप जानते हैं माने जो रिप्लेस करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो कोई न कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वेयर म्यू एस इज कांस्टेंट कॉल्ड, इसको बोलते हैं माने कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहां से कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का डिफिनीशन मिल सकता है, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एक्स मैक्स अपॉन आर। मीन्स coefficient of limiting friction is defined as the ratio of the force of limiting friction upon या ratio of the force of limiting friction to the normal reaction। तो ये जो यही है हमारा माने डेफिनेशन। ये हमारा हो गया लॉ। देखिए लॉ इसमें दो तीन है, तो उसकी कुछ सरफेस पर डिपेंड करता है, सरफेस कैसा है, खुरदुरा है, प्लेन है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मैथमेटिकली जो हमारा है वो मूल रूप से यही है जिसका कि आपको न्यूमेरिकल में यूज आएगा। अब लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहीं पर लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में जब बॉडी एक्चुअल मूव, तो एक्चुअल मूव भी तब माने ये जब करती है तो भी जिसका वेट जितना ही ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा उस पर माने फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी फोर्स के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखा जाता है एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, वेयर म्यू के कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, means mu k is equal to f k upon r। अब यहां से भी वही चीज है जो जैसा डिफिनीशन आपने उसका दिया है, सेम डिफिनीशन इसका भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल लॉ एज इट इज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों का है, लेकिन अब इसका डिफिनीशन आपको ये अब उसमें के लगा देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि हमेशा अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, यानी एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्स, इससे हमेशा कम होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब इसमें ये जो हमारा म्यू के इंटू आर इज आल्सो लेस देन, क्योंकि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और एफ एस ये हो जाएगा म्यू एस इंटू आर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अब ये आर दोनों तरफ है, मीन्स म्यू के इज आल्सो लेस देन म्यू एस, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक चीज ये रिलेशन यहां से ध्यान रखेंगे कि हमेशा कम होता है काइनेटिक में, जब यानी बॉडी मूव करने लगती है तो उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। अब हमें जो समझना है, एक तो ये कोफिशिएंट जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद भैया बहनों एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फिगर से ही इसका डिफिनीशन आप ध्यान में रखिएगा भैया बहनों, ये मैं फिगर से ही इसके डिफिनीशन को बता रहा हूं। सपोज दैट ए प्लेन सरफेस, a block at rest, the weight W at downward, and suppose that this direction capital F applied force, देन ये पैरेलल है। इस समय मैं यहां से केवल डिफाइन के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूं। ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर होता है, ये जहां पर सरफेस और बॉडी का जब कांटेक्ट होता है वहां एराइज होता है। अभी कुछ देर के लिए इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं एफ एस, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन। हमको ये बताना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, लाइक दिस। ये रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? जब हमको दो ये वेक्टर पता हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर,
अब ये पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, जो डायगोनल होता है वो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। तो ये जो एंगल है, यही थीटा जो होता है, ये थीटा को ही कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ ये है फ्रिक्शन। अब कैसे डिफाइन करेंगे, इसी फिगर से ही आपको बता रहे हैं। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन, यानी वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनती है, उसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप माने इसको आप समझ गए होंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैथमेटिक्स में आप कैसे आप दर्शाएंगे, क्योंकि ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये अब इसके दोनों, अभी ये पैरेललोग्राम है तो ये भी हमारा एफ हो जाएगा। इसको आप पॉइंट ओ लिख दीजिए, ये ए हो जाए, ये बी है। अब यहां से आप ले लीजिए tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है बी ए अपॉन बेस का मतलब हो जाएगा ओ ए। अब इसी को हम आगे वो क्या लिख सकते हैं, बी ए का मतलब हमारा हो गया, इसको आप लिख दीजिए सी। ओ सी ये इसके पैरेलल है, तो जो बी ए होगा वही ओ सी होगा। तो ओ सी अपॉन ओ ए, और अब ये ओ सी है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ओ ए क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो जाएगा आर, और यही है एफ एक्स। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ ही ये मैक्स लिख दीजिए आप इसको। तो ये है हमारा tan थीटा। तो इसका मतलब ये है कि यह एक हमारा एक फार्मूला मिल जाता है, और ये एफ एस अपान आर। अब यही जो हमने आगे आपको इसी के साथ ही आप लिख दीजिए आगे, इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अब एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए इसका भी डिफिनीशन आप इसके नाम से ही समझ लीजिएगा। कौन? हम नहीं बैठाए किसी को। कौन बताएं? एप्लीकेशन हम वहीं दे दिए प्रधान सर पे, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है। नहीं, एप्लीकेशन प्रधान सर के पास है। हाँ हाँ, एप्लीकेशन हमने नहीं लिया। एंगल ऑफ रिपोज, तो ये रिपोज का अर्थ ये है कि व्हेन ए इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर व्हेन ए बॉडी, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल
of the inclined plane when the body just being slide down। ये एक्चुअल स्लाइड नहीं हो रही है। अब इसको जैसे हमने बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल करके इसको धीरे 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 उठाते जाएं उठाते जाएं उठाते जाएं, एक पोजीशन ऐसा आएगा कि उसके ऊपर जरा भी गया तो वो फिसल जाएगा। तो वो न फिसले यानी वो मैक्सिमम पर पहुंच जाए, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पर यानी वो उस पोजीशन को कहते हैं जस्ट बीइंग स्लाइड डाउन। तो ये जो अल्फा है वो थीटा में लिखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए, ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ रिपोज को हमने अल्फा से लिखा है, ये रिपोज है। तो ये जस्ट बीइंग स्लाइड डाउन कि अब फिसलने वाली है। तो ये हो गया हमारा, ये है आर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर हो गया हमारा एफएस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हमारा, अब ये जो नीचे जो वेट है mg, इसी को रिजॉल्व कर दीजिए इनटू टू कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल ये अल्फा है हमारा, ये भी अल्फा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हो गया mg cos थीटा, सॉरी mg cos अल्फा, और ये हो जाएगा mg sin अल्फा। ये दो, ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि यह जो हमारा वेट है वो जब दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व होने किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो आर को मेंटेन कर लेता है mg cos थीटा cos अल्फा, और एफएस जब तक ये जस्ट बीइंग स्लाइड डाउन है, एक्चुअल स्लाइड नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin अल्फा। तो दोनों को आप जो है लिख लीजिए, मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos अल्फा, और fs इज इक्वल टू mg sin अल्फा। ये 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1, divided by 1 means mg sin alpha is upon mg cos alpha is equal to sin alpha upon cos alpha। तो sin alpha हो गया fs upon r, और अब ये हमारा ये fs max है, तो साइन अल्फा अपन कास अल्फा यही हो गया हमारा tan अल्फा, और fx मैक्स अपन r क्या हो जाता है यही म्यू s। अब देखेंगे कि जब जस्ट बीइंग स्लाइड डाउन रहेगा तो यही म्यू s वहां tan थीटा के इक्वल आया है और ये tan अल्फा के इक्वल आया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि म्यू s इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। ये तभी होगा जब ये जस्ट बीइंग स्लाइड डाउन रहेगा भैया बहनों, यानी एक्चुअल वो स्लाइड नहीं, एक्चुअल फिसल नहीं रहा है। तो ये अब फिर क्या हो जाएगा, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू थीटा। उस दौरान एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे कहाँ चला गया है? अच्छा, कहाँ गया और